नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहां होती है नंबर वन पढ़ाई। हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज पॉलिटी में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी क्या बोलते हैं, आपातकाल। आपातकाल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके बारे में ले लेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड समझ जाओगे तो पूरा चैप्टर समझ पाना बड़ा ही ईजी हो जाएगा। तो देखो, इमरजेंसी उस सिचुएशन को बोलते हैं जब देश नॉर्मली जैसा आज चल रहा है ना, वैसा नहीं चल रहा होता है। यानी देश में कुछ ऐसे काम होने लग जाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियों में देश फंस जाता है जो कि नॉर्मल नहीं होती। जैसे अपन नॉर्मल पर्सपेक्टिव में देखें अगर, तो हम अपने दिन दिन के काम में इमरजेंसी किसको बोलते हैं, यानी डेली हम जो सुनते हैं बोलते हैं उसमें इमरजेंसी हम किसको बोलते हैं। या तो कोई आदमी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए, या कहीं पे आग लग जाए, कहीं पे भूकंप आ जाए, कोई भारी एक्सीडेंट हो जाए, तो मतलब ऐसी, ये क्या हुआ, गूगल क्यों चालू होगा, ऐसी चीज़ें जो है ना, ऐसी चीज़ें जो है उनको हम इमरजेंसी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं आती, वो सामान्य परिस्थितियों में नहीं आती। उस परिस्थिति में हमें कुछ ऐसे जल्दी से एक्शन लेने पड़ते हैं जो अगर हम टाइम पे ना लेंगे तो हो सकता है सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, हो सकता है किसी आदमी की जान भी चली जाए, हो सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। जैसे कहीं पे आग लगी हुई है, अब आग लगी हुई है तो हम 5 आदमियों को पूछेंगे नहीं पहले कि हमें क्या करना है, हम जल्दी से जल्दी जो हमारे दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हम वो कदम लेंगे उस आग को बुझाने के लिए। जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो हम ये नहीं पूछेंगे कि एक्सीडेंट में कैसे क्या करते हैं, गाड़ी में तेल कहाँ से निकलता है, या वैसे मतलब उसका मैकेनिक्स नहीं समझेंगे, सीधा हम काम करेंगे कि भाई निकालो जो बचे हैं उनको और अस्पताल पहुंचाओ, कैसे भी पहुंचाना पड़े चाहे। जैसे 3 इडियट में देखा होगा, आमिर खान जो है उसको, वो बूढ़ा बीमार हो गया था, उसको स्कूटर में बिठा के ले गया। क्यों? क्योंकि वो एक इमरजेंसी वाली प्रोविजन क्या सिचुएशन थी। वहां पे ये नहीं था कि भाई फोन करो, एम्बुलेंस का वेट करो, बिठाओ उसको ले जाओ। इसी तरीके से बहुत सारी इमरजेंसी होती है जहां में हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। 5 आदमी से, 6 आदमी से, 10 आदमी से पूछने का टाइम नहीं होता। और अगर हम पूछेंगे बहुत सारे आदमियों से कि हमें क्या करना चाहिए, तो फिर हमारा जो टाइम है, जो काम है, जो हम करना चाहिए हमें हाथ के हाथ, उसमें डिले हो जाएगा, उसमें देरी हो जाएगी। और देरी होने की वजह से क्या होगा, सारा सिचुएशन खराब हो जाएगी, सारी सिचुएशन की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इसी तरीके से नॉर्मल लाइफ की इमरजेंसी में जो हम काम करते हैं, सेम के सेम काम संविधान में भी दिए गए हैं। यानी अगर देश में कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, देश में कोई आपातकालिक सिचुएशन हो, पूरे देश पे जिसमें संकट हो, तो उस केस में क्या आपको बहुत सारे लोगों से राय मशवरा करके डिसीजन लेना चाहिए, या फिर किन्हीं कुछ आदमियों को हम पावर दे दें कि भाई तुम जल्दी से जल्दी डिसीजन लो, जो तुम्हारे मन में आए वो लो, लेकिन इस इमरजेंसी से देश को बाहर निकालो। तो उसी के लिए इमरजेंसी प्रोविजन बनाया गया। नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है, नॉर्मल सर्कमस्टांस हमारे देश में क्या होता है वो हम समझते हैं सबसे पहले। उसके लिए मैं खोल लेता हूं अपना नोटपैड। ओके, अच्छा, नॉर्मल सर्कमस्टांस जो होता है ना मित्रों, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं। यस, नाउ इट्स लुकिंग गुड। तो नॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, नॉर्मल जो परिस्थितियां होती है, उसमें क्या होता है, एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और ए बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट होती है। हमारे स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5, स्टेट 28 स्टेट है हमारी, है ना, 8 यूनियन टेरिटरी। तो इस तरीके से बहुत सारी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में होती है, इसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं हम। और स्टेट गवर्नमेंट उसके आसपास में हर स्टेट में अपना शासन चला रही होती है। यूनियन टेरिटरी में भी कई में गवर्नमेंट होती है, जैसे कि दिल्ली में है, और बाकी यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, सामान्य परिस्थितियों में, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को पूछती है कि भाई हम ये कर रहे हैं, ठीक है, हम ये कर रहे हैं। संसद होती है। अब देखो, ये तो हो गई सेंटर और स्टेट। स्टेट में अपनी अलग गवर्नमेंट होती है, इनकी अलग गवर्नमेंट होती है, सेंटर की अलग गवर्नमेंट होती है। सेंटर गवर्नमेंट की भी अगर मैं बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अगर मैं बात करूं मित्रों, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हाउस होते हैं, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। कई मुद्दों पे कानून बनाने के लिए स्टेट से भी अनुमति लेनी पड़ती है, कई मुद्दों पे राज्यसभा से भी अनुमति लेनी पड़ती है, कई मुद्दों पे कानून सिर्फ स्टेट वाले बना सकते हैं। हमने देखे थे ना, सेंटर यूनियन लिस्ट देखी थी हमने, स्टेट लिस्ट देखी थी, कॉन्करेंट लिस्ट देखी थी पिछले चैप्टर्स में। तो जो स्टेट लिस्ट में जो चीजें लिखी हुई है, मुद्दे लिखे हैं, उन पे कानून सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। सेंट्रल लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट में जो मुद्दे लिखे हैं उनमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। तो भाई इमरजेंसी अगर देश में है तो क्या ये सारी स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिलना चाहिए कि ये अपने हिसाब से काम करें? क्योंकि इमरजेंसी से हमें लड़ना है, हाथ के हाथ एक्शन लेना है। मैंने बताया अभी कि जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई आग लगी, कोई भूकंप आया, तो भाई दिमाग नहीं लगाना फिर कि हाथ के हाथ तुरंत प्रभाव से एक्शन लो और इस इमरजेंसी से बाहर निकलो। जो भी करना पड़े वो करो, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो भाई अगर ये वाला सिस्टम चलता रहा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, की भाई नहीं इस पे तो स्टेट कानून बना सकती है, हम तो नहीं बना सकते, स्टेट वालों को बोलना पड़ेगा। अब स्टेट वाले कब की कब कानून बनाएंगे कुछ नहीं पता। मान लो देश में इमरजेंसी चल रही है, कोई ऐसा मुद्दा आ गया जो कि स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है, यानी संविधान ने लिखा कि भाई इस पे तो स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना है ताकि देश को इमरजेंसी से बाहर निकाला जा सके। लेकिन वो बोलेंगे नहीं देखो हम तो नहीं बना सकते क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में है ये। तो भाई इतनी देर में तो
बंटाधार हो जाएगा देश का। तो ये संविधान बनाने वालों ने भी सोचा कि भाई ये नॉर्मल सिस्टम जो नॉर्मल कंडीशन में चलता है ना, अगर देश पे कोई इमरजेंसी आती है तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। अब इमरजेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने तो अभी नॉर्मल भाषा में तुमको ये समझाया कि इमरजेंसी का मतलब होता है नॉर्मल कंडीशन में हम लोगों के जीवन में जब हम रोज देखते हैं, डेली जीवन में देखते हैं, तो वो होता है एक्सीडेंट, आगजनी, भूकंप, ये वो। लेकिन एक देश के रूप में, ये तो इंसानों के लिए इमरजेंसी हो गई, एक कंट्री के लिए, एक देश के रूप में इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, तो ये संविधान में बताया हुआ है, जो इमरजेंसी के प्रोविजन दिए हुए हैं उसमें बताया हुआ है। तो एक इमरजेंसी होती है जिसको बोलते हैं हम नेशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी बहुत टाइप की होती है, वो हम देखेंगे। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी, और एक होती है फाइनेंस इमरजेंसी। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी सबसे तगड़ी इमरजेंसी होती है ना, ये पूरे मतलब तगड़ी होती है एकदम, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत पावर आ जाती है इसमें। तो ये नेशनल इमरजेंसी की एक मैं बात बताऊं तो नेशनल इमरजेंसी किसको माना गया है, किसको माना गया है नेशनल इमरजेंसी, यानी किस कौन सा काम अगर होने लग जाएगा तो हम ये मानेंगे कि अब टाइम आ गया है कि भाई नेशनल इमरजेंसी लगाओ और उसके हिसाब से काम करो। तो इसमें बहुत 3 ऐसी चीज दी गई जो आप भी देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई ऐसे टाइम पे तो जो है पावर एक आदमी के पास होनी चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सके। तो क्या 3 कंडीशन दी गई है। एक तो दी गई है वॉर, यानी दूसरे देश के साथ हमारा युद्ध हो जाए, यानी दूसरे देश वाले हम पे बम डाल रहे, बम ऊपर से उनके हवाई जहाज आ रहे, नीचे मिसाइलें गिरा रहे, और हम बैठ के रहे स्टेट गवर्नमेंट से पूछ लेते एक बार करे कि नहीं करे, मिसाइल चलाए कि नहीं चलाए। अब बावड़ी पूछो क्या तुम, करो जल्दी से, मिसाइल विसाइल छोड़ो, जो करना है वो करो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। देश की तो ऐसी ऐसी होने लग रही है, तुम पूछने जाओगे। तो वॉर ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी से कुछ नहीं पूछना, जल्दी एक्शन लो, क्विक एक्शन लो। दूसरा होता है एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन भी वॉर टाइप का ही होता है, लेकिन वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में एक ही फर्क है। किसी देश के साथ, जैसे पाकिस्तान है, बहुत कमीना भिखारी है ये, है ना, हमारे से लड़ता रहता है, और ये भारत है, भारत लिख दूं क्या, भारत। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये चलते रहते हैं, गोली वोली चलती रहती है, बम बम चलते रहते हैं। लेकिन इसको हम एक्सटर्नल एग्रेशन बोलेंगे। मान लो पाकिस्तान वालों ने भारत पे हमला कर दिया, है ना, घुस गए अंदर बहुत सारे, जैसे अभी बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर में घुस गए, बताए कोई, पता नहीं मुझे सच है कि झूठ है। तो ये घुस गए मान लो, और उसने उन्होंने बहुत ज्यादा गोलीबारी करनी स्टार्ट कर दी, तो इसको हम एक्सटर्नल एग्रेशन बोलेंगे। कब तक, जब तक कि राष्ट्रपति ये घोषणा ना कर दे कि भाई हम पाकिस्तान के साथ अब युद्ध में है। तो युद्ध तभी माना जाएगा जब राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है, खुद बोलता है कि भाई इस देश के साथ हमारा युद्ध शुरू हो गया है। जब ये राष्ट्रपति घोषणा करेगा उसके बाद उस देश के साथ हम युद्ध में माने जाएंगे। जब तक ये घोषणा नहीं होती तब तक कितने ही गोली बारूद चलो, उसको एक्सटर्नल एग्रेशन बोला जाएगा। यानी दूसरे देश के लोग अंदर घुस के हम पे हमला कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन। लेकिन वो हमला ज्यादा हो जाए, राष्ट्रपति जैसे ही घोषणा कर दे कि भाई इस देश के साथ हमारा युद्ध स्टार्ट हो गया, तो उसको हम वॉर बोल देंगे। तो ये 2 कंडीशन तो हो गई जो दूसरे देशों से संबंधित है, कि या तो दूसरे देश के साथ हमारी वॉर है या फिर हम उनके साथ में एक्सटर्नल एग्रेशन में है। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन। अच्छा, तीसरी जो कंडीशन है वो अंदर वालों के लिए है, यानी कि ये तो बाहर वाले कर रहे हैं हम पे हमला, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अंदर ही कुछ ऐसी टूट फूट डालने वाली शक्तियां भारत में पैदा हो जाए जो इस देश को अंदर से ही तोड़ना चाहे, यानी वो इसी देश के हैं लेकिन इसी देश को तोड़ना चाहते हैं, इसी देश को बिखेरना चाहते हैं। तो उनको हम बोलेंगे आर्म्ड रिबेलियन। रिबेलियन किसको बोलते हैं, विद्रोह को, सशस्त्र विद्रोह। विद्रोह उसी चीज को बोलते हैं जब आप अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो जाओ, जब आप अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो जाओ, जब आपको अपने ही दुश्मन लगने लग जाए, आपको अपने 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 तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। लेकिन वो अपने ही अगर लगने लग जाए दुश्मन तो उसको बोलेंगे रिबेलियन। क्या बोलेंगे, विद्रोह, रिबेलियन। तो आर्म्ड रिबेलियन का मतलब क्या कि भाई विद्रोह तो चाहे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई विद्रोह कर रहा है तो कर सकता है। बच्चे भी आजकल विद्रोह कर देते हैं माँ बाप का, यार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, चिढ़ जाते हैं एकदम भयंकर। लेकिन उसके उसके लिए क्या हम इमरजेंसी लगा देंगे, नहीं। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब होता है कि भाई हथियार लेके आ गए लोग, हथियार लेके AK-47, बुलेट, राइफल, तलवार, है ना, ये वो लेके आ गए, और अब इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, मार देंगे सारे सरकारी लोगों को, मार देंगे इन लोगों को। ऐसा कुछ होने लग गया तो उसको बोलेंगे हम आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि भाई अंदर के अंदर लोग एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो रहे हैं, वो भी हथियार लेके। तो उस केस में भी इमरजेंसी लग सकती है। तो इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, और ये नेशनल इमरजेंसी केवल इन 3 कंडीशन में ही लगाई जा सकती है, इसके अलावा नहीं लगाई जा सकती। अच्छा, हाँ जी। दूसरी, समझ गए ये 3 सिचुएशन जो मैंने बताई, आपको समझ में आ रही है ना कि ये कितनी इमरजेंसी वाली सिचुएशन, कितनी आपातकाल सिचुएशन है कि भाई हमला हो रहा है देश पे, देश की स्थिति होने की लग रही है। मतलब ये वो कंडीशन है मित्रों
कि जो ये आप नॉर्मल बात करते हो तो स्टेट को पावर दो, सेंटर को पावर दो, स्टेट की पावर स्टेट के पास होनी चाहिए, सेंटर की पावर सेंटर के पास होनी चाहिए, स्टेट लिस्ट पे सेंटर वाले कानून नहीं बनाएंगे, सेंट्रल लिस्ट पे स्टेट वाले कानून नहीं बनाएंगे। ये सारी बकवास है ना, धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये आ चुकी है इन 3 कंडीशन में कि अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये देश ही नहीं रहेगा भाई साहब। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। तो ये देश ही नहीं रहेगा तो कहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, कहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट? तो पहले देश को बचाओ तुम, फिर देखना तुम्हारे फेडरलिज्म को, फिर देखना तुम्हारे सेपरेशन ऑफ पावर को। ऐसे कराने जाएंगे तुम्हारे सेपरेशन ऑफ फेडरलिज्म, जब तक ये देश ही नहीं बचेगा। तो भाई देश को बचाओ। तो इमरजेंसी में क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी हुई है ना, उन सबसे चूस ली जाती है पावर, और चूस के सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। जैसे मैंने बताया इमरजेंसी में किसी से पूछना नहीं चाहिए, डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो ये यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी पावर दे दी कि भाई तुम्हारे जो मन में आना तुम करो ससुर, एक्शन लेना लो, और इस इमरजेंसी सिचुएशन से भारत को बाहर निकालो, देश को बाहर निकालो। तो ये होता है कुछ इमरजेंसी का। ये तो मैंने एक नेशनल इमरजेंसी थोड़ा सा तुम्हें इशारे के लिए समझाई कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इमरजेंसी क्यों डाली गई है संविधान में, क्या जरूरत थी, क्यों हमारा सिलेबस बढ़ाया गया, तो वो सारा मैंने बताया। बट आगे दो एक इमरजेंसी और आएगी, जैसे कि एक तो स्टेट इमरजेंसी आएगी और दूसरी आएगी 2 सेकंड देना मुझे, 1 मिनट आता हूँ, थोड़ी गर्मी लग रही है, लगता हूँ एडजस्टमेंट कर लूँ। यस, तो एक आएगी स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और एक आएगी फाइनेंशियल इमरजेंसी। जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन बता देता हूं कि नेशनल इमरजेंसी भारतवर्ष में यानी हमारे देश में बहुत बार लग चुकी है ऑलरेडी, बहुत बार नहीं 3 बार लगी। उसके अलावा स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल तो बहुत बार लग चुका है, 100 से ऊपर लग चुका है हमने सेंचुरी मार दी इसमें। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगी है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली कि फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है। कभी एग्जाम में आ जाए कोई ऑप्शन में गलती से दे दे कोई कि भाई भारत में 1 बार या 2 बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुकी है, तो भाई उसको सीधा कांटा लगा देना, वो गलत होगा। ठीक है, अच्छा अब पढ़ना स्टार्ट कर दें, कर देते हैं भाई। ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है तो हो सकता है 1 2 3 क्लासेज इसमें लग जाए, और मैं इसको 2 या 3 पार्ट क्लास के रखना चाहूंगा, एक साथ एक बड़ी क्लास में नहीं बनाना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी क्लास में फिर क्या होता है फॉर्मेलिटी सी पूरी होने लग जाती है, आदमी भी थक जाता है, आप भी सुनते सुनते थक जाते हो। तो जैसे बढ़िया इंटरेस्टिंग रहना चाहिए, चैप्टर एकदम समझ में आना चाहिए, कंसेप्चुअल है, बहुत सारे इसमें कंसेप्ट है आड़े तेड़े, वो समझने पड़ेंगे, कब इमरजेंसी लगाई जाती है, कब नहीं लगाई जाती, कौन लगा सकता है, कौन हटा सकता है, ये वो है ना, सब कुछ बहुत सारी चीजें। तो हमको इसको आराम से पढ़ना पड़ेगा। मेरी ये थोड़ा सा सिस्टम खराब हो रहा है इसमें, मुझे देना 1 मिनट, मैं इसको सेट कर लेता हूँ। मेरे बाल जो है वो ऐसे हिलते हिलते आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं देखो, सेट कर लूँ इसको मैं, कर लो भाई, तुम्हारी मर्जी। बंद हुआ हिलना? हाँ बंद हो गया, ठीक है। तो भाई चलो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। द इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन पार्ट, ये भाई देखो ये रोमन में लिख दिया 10 5 15 16 17 18 18 18 है ना ये, 10 5 15 16 17 18, हाँ रोमन को पढ़ने में टाइम लगता है थोड़ा। पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहली चीज जो याद करेंगे कि इमरजेंसी के प्रोविजन भारत के संविधान के कौन से पार्ट में दिए हुए हैं। संविधान को बहुत सारे टुकड़ों में बांटा हुआ है, पार्ट्स में, क्योंकि संविधान बहुत बड़ा है, हाथी के साइज का, एलिफेंट साइज। तो हम बोलते हैं कि ये हाथी की सूंड है, ये हाथी के दांत है, ये हाथी का सिर है, ये हाथी की पीठ है, ये हाथी की पूंछ है, ये हाथी के पैर है। इस तरीके से हमने संविधान को भी पार्ट्स में बांट दिया कि भाई पार्ट 18 में इमरजेंसी है, पार्ट इसमें ये है, पार्ट उसमें होता है, कि ढूंढ सके हम, नहीं तो इतने बड़े संविधान में कैसे ढूंढेंगे बहुत सारी चीजों को। तो पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360, 352 आर्टिकल से लेकर 360 आर्टिकल तक इमरजेंसी के प्रोविजन संविधान में दिए हुए। ये चीजें याद कर लेना, बहुत जरूरी होती है, ये छोटे छोटे एग्जाम में बहुत पूछते हैं। These provisions enable the central government to meet any abnormal situation effectively. The rationality behind the incorporation of these provisions in the constitution is to safeguard the sovereignty, unity, integrity and security of the country, the democratic political system and the constitution. तो क्या बोल रहा है कि भाई क्यों हमने इमरजेंसी के प्रोविजंस को इंक्लूड किया भारत के संविधान, क्यों क्यों आखिर क्यों क्यों एक पल भी इमरजेंसी इंक्लूड की जाए ना। तो भाई इसलिए किया गया ताकि हम हमारे भारत की सॉवरेनिटी को, अखंडता को, संप्रभुता को, यूनिटी को, यानी भारत यूनिट रहे, भारत एक यूनिट रहे, टूटे ना, इंटीग्रिटी भारत की, इंटीग्रिटी का मतलब क्या कि भारत एक रहे, एक भारत, सिक्योरिटी रहे भारत की, भारत सुरक्षित रहे, और वहां पे डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल सिस्टम भारत में है वो चलता रहे, और उसके अलावा हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रख सके, यानी कि एक तरीके से हमारे पूरे देश की रक्षा के लिए हमने इमरजेंसी के प्रोविजन जो है वो डाले किसमें, संविधान में।
During an emergency, the central government becomes all powerful and the state go into total control of the center. तो क्या किया गया यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन डाल के क्या किया गया, मैंने आपको बताया कि जो सारी की सारी पावर होती है ना वो स्टेट से किसकी तरफ आ जाती है, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ आ जाती है, स्टेट से यूनियन गवर्नमेंट की तरफ आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा आदमी चाहिए फिर इमरजेंसी के केस में जो पूरे देश को संभाल सके, जो पूरे देश को चला सके, जो पूरे देश के लिए फैसले ले सके, भाई क्या होगा क्या नहीं होगा मैं डिसाइड करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा। इस साइड मेरा अंधेरा ज्यादा, इस साइड अंधेरा कैसे आ रहा, लाइट तो सारी चल रही है फिर भी पता नहीं, चेक करेंगे। तो ये कौन करेगा डिसाइड, हु विल डिसाइड ऑल दीज थिंग्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट गेट ऑल द पावर। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी बिकम्स यूनिटरी इंस्टीड ऑफ फेडरल। भारत का जो राजनीति है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हो जाता है, एकीकृत हो जाता है संघात्मक की बजाय। It converts the federal structure into unitary one without formal amendment of the constitution। तो मैंने जो बोला इसने आगे बोल दिया कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी स्ट्रक्चर में बदल देता है बिना संविधान में संशोधन किए। तो इमरजेंसी प्रोविजन का ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि ना ही तो संविधान में कोई संशोधन लाया गया, सिर्फ इमरजेंसी डिक्लेयर की करते ही भारत का जो पॉलिटी थी, भारत का जो स्ट्रक्चर था वो फेडरल से अब यूनिटरी बन गया, जहां पे सभी स्टेट को भी पावर हुआ करती थी, जहां पे यूनियन को भी पावर हुआ करती थी, अब सारी स्टेट की पावर छीन के यूनियन गवर्नमेंट को दे दी गई है। अचानक से सब कुछ, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, सब कुछ बदल गया बिना संविधान चेंज किए। ये कैसा चमत्कार है, ये इमरजेंसी के प्रोविजन का चमत्कार है मित्रों। अच्छा, this kind of transformation of the political system from federal to during normal times to unitary during emergency is a unique feature of the Indian Constitution. In the context, Dr. B.R. Ambedkar observed the assembly that, तो क्या बोल रहा है भाई साहब कि यो जो हमारा स्पेशल सिस्टम है ना, जिसमें कि हमारी जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर समझ रहे हो तुम कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, कुछ काम तुम करो, कुछ तुम करो, कुछ हम करें, साथ मिलके काम करेंगे। लेकिन उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोले कि तुम कुछ मत करो, सब हम करेंगे, तुम हमारी सिर्फ सुनो, हम जो ऑर्डर दे वो मानो, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी स्ट्रक्चर। तो इमरजेंसी में यूनिटरी स्ट्रक्चर हो जाता है। अंबेडकर साहब ने इसके लिए कुछ कहा था, पढ़ना चाहो पढ़ लो, हम तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं सीधा सीधा कौन कौन सी टाइप की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में दी हुई है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बातें बताई हुई है, और हम उन बातों को मित्रों पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात है ग्राउंड्स फॉर डिक्लेरेशन। ये मैं ऑलरेडी अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी देन मैं आई जस्ट एक्सप्लेन यू द ग्राउंड्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, एंड वही चीजें हम अब थोड़ा पढ़ लेंगे डिटेल में, जो किताब में लिखी है समझ में तुमको पहले आ चुकी है। अंडर आर्टिकल 352, 352 अनुच्छेद जो है उसके अंतर्गत द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इट्स थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो क्या बोल रहा है आर्टिकल 352 में, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है अगर भारत की सुरक्षा या फिर भारत के किसी भाग की सुरक्षा, यानी कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे भारत पे हमला हो, भारत के किसी एक हिस्से पे, जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से बॉर्डर लगाते हैं, अभी अगर पाकिस्तान वाले राजस्थान के किसी हिस्से पे हमला करते हैं तो भी नेशनल इमरजेंसी भारत में लगाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से पे हमला करते हैं देन वी कैन ऑल्सो इंप्लीमेंट नेशनल इमरजेंसी। तो भाई बोल रहा है कि भारत या भारत के किसी भाग के हिस्से की सुरक्षा पे अगर कोई खतरा मंडरा रहा हो तो राष्ट्रपति, एक चीज मेरे भाइयों ध्यान देना ढंग से कि नेशनल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री नहीं करता। कहीं भी अधिकतर चीजों में अगर तुम्हें आंख बंद करके तुक्का मारना हो, जो तुमने पढ़ी नहीं हो अगर पॉलिटी में, तुम्हें तुक्का मारना हो कि कोई भारी सी चीज हो कि इसकी घोषणा कौन करता है, तो भाई अधिकतर चीजों में राष्ट्रपति होगा। प्रधानमंत्री बहुत कम काम करता है ना, वो पर्दे के पीछे रह के काम करने वाले हैं, नाम सारी चीजों में राष्ट्रपति का ही आता है। तो राष्ट्रपति करता है घोषणा नेशनल इमरजेंसी की, ठीक है। इट मे बी नोटेड, ये बात को ध्यान दो, इस बात को नोट करो, ऐसा बोल रहा है कौन, हमारी किताब लिखने वाला लक्ष्मीकांत साहब, that the president can declare a national emergency even before the actual occurrence of the war or external aggression or armed rebellion if he is satisfied that there is an imminent danger। तो बोला कि साहब प्रेसिडेंट का ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान वाले हमला करना स्टार्ट कर चुके हो, गोली चलाना स्टार्ट कर चुके हो, बम फेंक चुके हो, अंदर घुस चुके हो, लोगों को मार चुके हो, उसके बाद ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि भाई पाकिस्तान अंदर घुस सकता है, पाकिस्तान हमला कर सकता है, पाकिस्तान बमबारी कर सकता है और अभी करने वाला है, उन्होंने प्लानिंग बना ली है, वो करने वाले हैं, तो उनके करने से पहले भी कर सकता है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर, अगर उसको लगता है कि भाई इस चीज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। समझ गए? यानी कि जरूरी नहीं है कि हमला करे तो भी करोगे, और भैया संविधान में तो लिखा हुआ है आर्म्ड रिबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर, तो बोलो कि वॉर तो शुरू ही नहीं हुई पॉपो, तो फिर हम कैसे इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं? कर सकते हो भाई, अगर लगता है प्रेसिडेंट को कि वॉर जल्दी स्टार्ट हो सकती है या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन जल्दी ही स्टार्ट हो सकता है तो।
The president can also, president, my dear friends, who is the president? Who is the president of India? Who is the president of India? Type in comments. The president can also issue different proclamation on ground of war, external aggression and armed rebellion, or imminent danger thereof, whether or not there is a proclamation already issued by him and such proclamation is in operation. तो क्या बोल रहा भाई साहब कि प्रेसिडेंट जो है वो अलग अलग डिफरेंट प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा कर सकता है किसकी, इमरजेंसी की, यानी कि एक इमरजेंसी लगी हुई है उसके बाद दूसरी इमरजेंसी और लगा सकता है उसी टाइम में तीसरी इमरजेंसी और लगा सकता है। किन किन आधारों पर लगा सकता है? ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर यानी कि युद्ध के आधार पर, एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहरी गतिरोध के आधार पर, और आर्म्ड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पे, और इमिनेंट डेंजर देयरऑफ या फिर इनका कोई खतरा है, अभी तक हुए नहीं है लेकिन खतरा लग रहा प्रेसिडेंट को हो सकता है भविष्य में, तो प्रेसिडेंट उस केस में भी लगा सकता है इमरजेंसी। यानी ये जरूरी नहीं है कि एक ही इमरजेंसी लगाई जाए, एक साथ तीन कारण दिए हुए ना, युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, इनके लिए तीन इमरजेंसी भी लगा सकता है प्रेसिडेंट, एक के बाद एक ही टाइम पे लगा सकता है, कोई रोक टोक उस पर है नहीं। ठीक है। दिस प्रोविजन वॉज एडेड बाई 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। और ये जो प्रावधान है कि एक साथ एक के ऊपर एक इमरजेंसी लगा सकता है, सैंडविच बना सकता है इमरजेंसी का, कि एक इमरजेंसी लगा दी उसके ऊपर दूसरी लगा दी उसके ऊपर तीसरी लगा दी। तो भाई यो सैंडविच जो है ना, यो सैंडविच बनाने का तरीका कब किस में दिया गया था? 38वें अमेंडमेंट एक्ट 1975 में, 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975 में इसको अमेंडमेंट में डाला गया था और बताया गया था कि साउथ दिल्ली में ऐसे ही हिंदी बोलते हैं लोग, साउथ दिल्ली की लावण्य, तुमको पता है उसके बारे में? नहीं पता, मैं बता देता हूँ। तो वो 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 में जो है ये प्रोविजन डाला गया था। उसके बाद में where a national emergency is declared on the ground of war or external aggression, it is known as an external emergency. On the other hand, when it is declared on the ground of armed rebellion, it is known as internal emergency. So the emergency is also of two types, my dear friends. I'm trying to speak in British accent, but not able to do that. Emergency दो प्रकार की होती है मित्रों। कौन कौन से प्रकार की होती है? इमरजेंसी दो प्रकार की, एक नंबर, दो नंबर। पहली होती है इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी बच्चे भी बता सकते हैं, देखो इसलिए बच्चों की आवाज में बोल रहा हूं मैं। दूसरी होती है एक्सटर्नल इमरजेंसी। अच्छा, कौन कौन सी होती है? इंटरनल इमरजेंसी का मतलब क्या? इंटरनल इमरजेंसी का मतलब हो गया कि जो आर्म्ड रिबेलियन के आधार पे लगाई जाए। मैंने बताया था कि ये रिबेलियन जो होता है वो अपने ही करते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, लेकिन अपने ही जब विद्रोह करने लग जाए तो उसको हम इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं मित्रों। और उसके अलावा एक्सटर्नल इमरजेंसी और होती है एक। एक्सटर्नल इमरजेंसी मैंने बताया था कि अगर किसी देश के साथ हमारी वॉर हो या फिर किसी देश ने हम पे एक्सटर्नल एग्रेशन स्टार्ट कर दिया हो तो उस केस में लगाई गई इमरजेंसी को एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं। देखो बच्चों को भी समझ में आ गया। अब हम बड़ों के पास चलते हैं, आ जाओ। तो भैया बच्चों ने भी समझा दिया तुमको कि इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी क्या होती है, समझ गए अब? ओके। उसके बाद चलते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मे बी अप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री और ओनली पार्ट ऑफ इट। क्या बोल रहा भाई? यो बोल रहा है कि भाई साहब नेशनल इमरजेंसी जो लगाई जाती है वो पूरे देश में भी लगाई जा सकती है और उसके किसी हिस्से पे भी लगाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट द पाकिस्तान की फोर्सेज अटैक द पार्ट ऑफ राजस्थान, द वाघा बॉर्डर। ओके, वाघा बॉर्डर, एक और बॉर्डर थी, कौन सी थी? नाम याद नहीं है, पाकिस्तान बाड़मेर के आसपास में है, कटरा बॉर्डर। तो भाई वहां पे अगर अटैक कर दिया तो उस हिस्से में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, या फिर चाहे तो पूरे देश में लगा दो। ये किस पे डिपेंड करता है? ये राष्ट्रपति पे। और राष्ट्रपति किसके बोलने पे काम करता है? मैंने हमेशा तुमको ये बताया बात कि राष्ट्रपति कभी भी खुद के हिसाब से कुछ नहीं करता है। अयो, राष्ट्रपति खुद के हिसाब से कुछ नहीं करता, उसको जब प्रधानमंत्री बोलता राष्ट्रपति वैसा ही करता रे। अपने हिसाब से राष्ट्रपति कुछ भी नहीं करता। तो प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को बोलेगी कि तुमने राजस्थान के एक पार्ट पे लगानी इमरजेंसी, तो वो उधर लगाएगा। अयो, उसको अगर बोला जाएगा कि तुम पूरे भारत पे इमरजेंसी लगा दो तो वो पूरे भारत पे इमरजेंसी लगा देगा। ये किस पे डिपेंड करता है? प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या राय दी राष्ट्रपति को, उस पर डिपेंड करता है जी। हाँ जी, समझ गए? तो जरूरी नहीं है कि भाई साहब पूरे भारत में इमरजेंसी लगाई जाए, और ये भी जरूरी नहीं है पार्ट पे लगाई जाए। मन में उनकी इच्छा अनुसार, श्रद्धानुसार जहां पे लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, पूरे भारत पे या फिर भारत के किसी पार्ट पे। The 42nd Amendment Act of 1976 enabled the president to limit the operation of a national emergency to a specified part of India. और ये जो हिस्सा है ना कि भाई भारत के किसी, पहले क्या था
पहले इमरजेंसी लगाओ तो पूरे भारत पे लगाओ, नहीं तो लगाओ ही मत, है ना। नहीं खाएंगे तो पूरा खाएंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे, ये वाला सिस्टम था। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42वां संविधान संशोधन आया, लाया गया। उसमें लिखा गया फिर संविधान में कि भाई जरूरी नहीं है पूरे भारत में इमरजेंसी लगाओ, तुमको किसी एक हिस्से पे लगानी है, क्योंकि मान लो किसी एक हिस्से में कुछ हो रहा है, दंगा हो रहा है भाई, लोग ले लेके बंदूकें लगे हुए हैं एक हिस्से में भारत के, पूरा भारत में तो हो रहा नहीं ना वो, तो उस हिस्से पे इमरजेंसी लगा दो और वहां के कार्यक्रम को सल्टा के सेट करो और फिर ठीक है, पूरे भारत को क्यों परेशान करना। तो ये पार्ट में लगाने वाला सिस्टम लाया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। तो कभी क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे पास में कि भारत में किसी पार्ट में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, प्रोविजन किस अमेंडमेंट से डाला गया, तो 42nd से डाला गया, 42nd से डाला गया मित्रों, क्योंकि 4 के अगर हम 2 पार्ट करेंगे तो दूसरा पार्ट 2 ही होगा, तो याद होगा तुमको 42nd, अब तुम्हें याद हो जाएगा। 4 के आधे आधे 2 पार्ट क्या होते हैं, 2 2, तो 4 और 2, आय हाय वाह वाह। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस एज द थर्ड ग्राउंड फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो मैंने जो ये बताया था ना तुमको आर्म्ड रिबेलियन, इसकी जगह पे पहले क्या लिखा हुआ था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस को अगर तुम सोचना चाहो कि भाई क्या होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब, तो तुमको भी नहीं पता चलेगा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है। मतलब इतना ज्यादा इसको वेग बोलते हैं, टर्म वेग टर्म बोलते हैं। वेग टर्म किसको बोलते हैं, उन शब्दों को वेग टर्म बोला जाता है इंग्लिश में, जिनके कोई भी कुछ भी अपने हिसाब से अर्थ निकाल सकता है, कोई भी कुछ भी अपने हिसाब से अर्थ निकाल सकता है। अब मैं बोलूं किसी को कि भाई जिसको भी आप नौकरी पे रखो, जैसे मेरी कोई कंपनी है, मैं उनको बोल दूं जिसको भी तुम नौकरी पे रखो वो सुंदर होना चाहिए, ठीक है। अब जो नौकरी पे इंटरव्यू ले रहे हैं उनमें भाई 50 आदमियों का 50 तरीके की सुंदरता के मापदंड हो सकते हैं, किसी को कोई कैसा सुंदर लगता है, किसी को कोई कैसा सुंदर लगता है ना, हो सकता है ना ऐसा। मुझे जो सुंदर लगता है हो सकता है दूसरे को वो बदसूरत लगता हो, मुझे जो बदसूरत लगता है हो सकता है दूसरे को वो सुंदर लगता हो। तो सुंदरता का कोई एक मापदंड नहीं है, ये एक वेग टर्म है भाई साहब, ये एक वेग टर्म है, ये अस्पष्ट शब्द है। इसको एकदम तरीके से डिफाइन करो कि तो सुंदरता से तुम्हारा मतलब क्या है, कि इतनी से इतनी हाइट होनी चाहिए, कि भाई उसकी 6 फुट से कम हाइट नहीं होनी चाहिए, उसका रंग ऐसा होना चाहिए, उसका नाक की इंची टेप लेके मैं आपको कि नाक की चूंच ऐसी होनी चाहिए, कान ऐसे खड़े नहीं होने चाहिए आमिर खान के जैसे, ऐसा कुछ अगर तुम लिख रहे हो स्पष्ट रूप से, तब तो हम मानेंगे कि वो एकदम डिफाइंड टर्म है, वो एकदम क्लियर टर्म है। बट सुंदर होना चाहिए, भाई क्या सुंदर है, क्या होता है सुंदर, सुंदर तो पिचाई भी है? तो उसको रख लेगा तो ये बात है भाई कि एक डिफाइंड टर्म होनी चाहिए। अब डिफाइंड टर्म नहीं होगी तो उसको वेग बोलेंगे। तो पहले जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब डिस्टर्बेंस में तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता। तो पहले इंदिरा गांधी ने इस टर्म का यूज लेके और बहुत गलत तरीके से इमरजेंसी लगाई थी, है ना, अपना राज चलाने के लिए देश पे बहुत बहुत गलत इनका उपयोग किया गया था इमरजेंसी प्रोविजन का। तो जैसे ही इंदिरा गांधी ने गलत उपयोग किया और राजनीतिया जो भी उसके विरोध में थे उन सबको जेल में डाल दिया, अखबारों की प्रिंटिंग बंद करा दी, अपने खिलाफ बोलने वालों को जेल में डाल दिया, बहुत सारे लोगों को मार भी दिया गया जेल में, बहुत सारा टॉर्चर किया गया लोगों को भयंकर रूप से। इसके ऊपर एक रिपोर्ट छपी थी एक कमेटी की, मेरे को नाम नहीं है, शाह है या गुप्ता उसके चेयरमैन थे कोई थे, उनकी रिपोर्ट छपी थी, उसमें देखना बहुत भयंकर टॉर्चर किया गया। और अभी जो इमरजेंसी मूवी आ रही है उसमें भी हो सकता है वो चीजें दिखाई जाए उस रिपोर्ट पे आधार करके, तो वो भी जाके देख सकते हो, तो मैं समझ में आएगा कि इमरजेंसी कितनी खतरनाक हो सकती है अगर किसी गलत आदमी के हाथ में चढ़ जाए, जैसे इंदिरा गांधी के हाथ में चढ़ गई थी, क्योंकि उस टाइम पे ये था इंटरनल डिस्टर्बेंस, और ये एक एक अस्पष्ट शब्द है, तो कुछ भी हो रहा है तो उसको इंटरनल डिस्टर्बेंस नाम देखिए इमरजेंसी लगा दी जा सकती है। तो इंदिरा गांधी ने यही किया। लेकिन फिर जब इंदिरा गांधी ने ये सारे काम किए तो जनता उससे परेशान हो गई, अगले चुनाव में इंदिरा गांधी को हरा दिया गया। फिर नई सरकार चुन के आई, उन्होंने देखा भाई ये इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द जो बहुत खतरनाक है भाई, ये तो इसको काम में लेके तो मन मर्जी आए तब इमरजेंसी लगा सकते हैं, तो उन्होंने उसको तो हटाया और उसकी जगह स्पष्ट लिखा कि भाई आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए, यानी विद्रोह लोग कर रहे हैं वो भी हथियार लेके, बिना हथियार कर रहे हैं तो भी नहीं लगा सकते तुम इमरजेंसी। और ये तो हम भी समझ सकते हैं कि अगर हथियार लेके कोई विद्रोह कर रहा है तो वो शांति वाली बात तो हो रही नहीं, वहां पे फिर मामला लगाने वाला है भी, इमरजेंसी लगानी भी चाहिए, क्योंकि हथियार लेके तो कोई किसी को मार देगा, सरकार उसको कंट्रोल करना चाहेगी ना, है ना। बट द एक्सप्रेशन वॉज टू वेग, ये बोला ना वेग, वेग में बता रहा था ना अभी, वेग का मतलब होता है स्पष्ट, कुछ भी मतलब निकाल लो उसका, एंड हैड वाइडर कनोटेशन, हेंस 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के इसकी जगह आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। सब्सटीट्यूटेड द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि उसने सब्सटीट्यूट किया, यानी कि बदल दिया किसको, इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन बदल दिया किसकी जगह पे, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पे। Thus, it is no longer possible to declare national emergency on the ground of internal disturbance, as was done in 1975 by Congress government headed by इंदिरा गांधी। तो इसने बोला कि भाई ये जब हटा के आपने आर्म्ड रिबेलियन कर दिया तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अब आप इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार बना के इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते, जैसे कि 1975 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था, जो कि इंदिरा गांधी उसकी प्रधानमंत्री थी। बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने इमरजेंसी प्रोविजन का, इसलिए फिर ये शब्द को हटाया गया। The president, however, can proclaim a national emergency only after receiving written recommendation from the cabinet। इसका भी ध्यान दो भाई,
इंदिरा गांधी ने इसका भी बहुत दुरुपयोग किया था। मतलब इंदिरा गांधी ने तो अपनी मर्जी की सरकार चलाने लग गई थी, इमरजेंसी के प्रोविजन को काम में लेके। सिस्टम क्या था कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा, यानी राष्ट्रपति करेगा, तो मैंने बताया ना, लेकिन किसकी एडवाइस पे करेगा? कैबिनेट की एडवाइस पे, है ना। अब कैबिनेट में केवल प्रधानमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री के साथ में उसके मंत्री भी होते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने यहाँ पे भी गलत किया, बहुत गलत किया। क्या किया उसने? खुद ने, इंदिरा गांधी ने खुद ने सिर्फ प्रेसिडेंट को फोन करके बोला कि साहब, प्रेसिडेंट साहब, इमरजेंसी लगा दो, है ना। तो प्रेसिडेंट ने बोला भाई कैबिनेट की है क्या मंजूरी? तो इंदिरा गांधी बोली मैं ही कैबिनेट हूँ, सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे से ऊपर कौन है, मैं बोल रही हूँ ना, लगा दो। ना ही तो लिख के दिया, बस फोन पे बोला, और बोलते ही प्रेसिडेंट ने जो है इमरजेंसी लगा भी दी। बताओ, फोन पे बोलने से। अब इसमें हुआ क्या कि भाई पूरा भारत देश इतना बड़ा, ये जो देश है मेरा, भारत देश है मेरा, इतना बड़ा है, और उसमें एक लुगाई पीएम इंदिरा गांधी, उसने बोला इमरजेंसी लगा दो, तो पूरे देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दिया गया। तो जब ये हारी इंदिरा गांधी, तो दूसरी सरकार आई, उसने सोचा भाई ये भी गलत काम किया इसने, तो इसका क्या करें। तो फिर उन्होंने नियम बनाया कि भाई आज के बाद अगर इमरजेंसी लगानी होगी ना, तो सिर्फ प्रधानमंत्री के बोलने पे नहीं लगा सकता राष्ट्रपति। यहाँ पे शायद वो जेल सिंह थे, ज्ञानी जेल सिंह, कौन से ऐसे कोई थे। ये राष्ट्रपति की ना बहुत बुराई की जाती है, मैं सच बता रहा हूँ। इनका ज्यादा कोई वो नहीं है, इज्जत नहीं रही है ये काम करने के बाद में, क्योंकि इन्होंने अपने अपने दम पे कुछ किया ही नहीं। प्रधानमंत्री ने बोला भाई इमरजेंसी लगा दो, इन्होंने पूछा ही नहीं कि भाई ये सही है गलत है, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा, कैबिनेट की भी लाओ एडवाइस, नहीं, बस बोला और कर दिया। तो एक तरीके से वो ज्यादा ही चापलूसी वाला काम किया था, है ना। तो इसलिए इनकी इज्जत नहीं है कोई इतनी ज्यादा। तो उन्होंने क्या किया, जब इंदिरा गांधी की सरकार गई, दूसरी सरकार आई, तो उन्होंने सोचा कि भाई इसका दुरुपयोग तो वापस कोई कर सकता है, तो क्या करें हम। तो उन्होंने बोला भाई प्राइम मिनिस्टर बोले राष्ट्रपति को, उससे कुछ नहीं होगा, प्रेसिडेंट जो है इसके आधार पर इमरजेंसी नहीं लगाएगा। तो कैसे लगाएगा? तो इन्होंने बोला भाई प्राइम मिनिस्टर प्लस उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर और उसके सारे मंत्री मिलकर लिखित में एडवाइस दे, यानी सब लिख के दे, उस पर साइन करके राष्ट्रपति के पास जाए, तभी राष्ट्रपति लगाएगा। यानी अब ना ही तो इमरजेंसी अकेला प्राइम मिनिस्टर लगा सकता है, ना ही अकेले कोई मंत्री लगा सकते हैं, सब मिलके ही इमरजेंसी लगा सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, वो भी लिखित, लिखी भी होनी चाहिए, फोन पे नहीं कि राष्ट्रपति जी इमरजेंसी लगा दो, बोले ओके मैडम अभी लगाते हैं, ऐसा नहीं होगा, है ना। लिखित एडवाइस होनी चाहिए। तो इससे क्या हुआ, इससे थोड़ा सा स्टॉपेज लगेगा, क्योंकि सारे मिनिस्टर हो सकता है ना माने, मिनिस्टर एक नहीं होता, मिनिस्टर बहुत सारे होते हैं, और जब आदमी ज्यादा हो जाएंगे तो तुमको पता है, ज्यादा आदमी हो जाते हैं तो वहां पे हाँ भरवानी मुश्किल हो जाती है, अलग अलग आदमियों की अलग अलग बुद्धि काम करती है फिर। तो ये प्रोविजन किया गया ताकि इमरजेंसी प्रोविजंस का दुरुपयोग रोका जा सके भारतवर्ष में। दिस मीन्स दैट द इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द कंकरेंस ऑफ द कैबिनेट एंड नॉट मेरली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या बोल रहे साहब, पूरे की पूरी कैबिनेट जब हाँ भरेगी तभी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब केवल प्राइम मिनिस्टर के बोलने पे नहीं लगाई जाएगी, जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम पे लगा दिया गया था। इन 1975 द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एडवाइज द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी विदाउट कंसल्टिंग हर कैबिनेट। भाई साहब उस टाइम तो ये बात हुई थी कि रात को इंदिरा गांधी ने, तुम देखो सोचो, तुम इंदिरा गांधी अपने ऑफिस में बैठी है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उधर प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है वो अपने ऑफिस में सो रहे हैं आराम से, है ना। इधर इंदिरा गांधी सोचे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक काम करते, फोन करते प्रेसिडेंट को, फोन ला, हेलो। उधर से वो नहीं, प्रेसिडेंट साहब सो रहे हैं, किसका फोन है किसका फोन, ओह प्राइम मिनिस्टर साहिबा, हाँ 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 मैडम प्राइम मिनिस्टर। उधर से बोले अरे एक काम करो, हाँ मैडम प्राइम मिनिस्टर, क्या इमरजेंसी लगा दो, क्या इमरजेंसी लगा दो, सुना नहीं क्या तुमने? अच्छा इमरजेंसी लगा दे, क्यों? क्योंकि देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है। अच्छा तो मैडम कैबिनेट की एडवाइस ले लिया आपने? अरे मैं ही कैबिनेट हूँ, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, समझ गए? इमरजेंसी लगाओ अभी के अभी। ओके मैडम। प्राइम मिनिस्टर ने भेजा, लिखा आज से देश में इमरजेंसी लगाई जाती है, निकाल दो भाई प्रेस में, निकाल दिया, रात की रात काम हो गया सारा ये। अब देखो हुआ क्या, जो प्राइम मिनिस्टर के मंत्री थे, यानी बहुत खास होते हैं मंत्री प्राइम मिनिस्टर के, वो सुबह आ रहे हैं उठ के, कोई कोई अपनी साइकिल पे आ रहा, कोई अपनी गाड़ी में आ रहा, उनको पता नहीं इमरजेंसी लग गई, रात की रात में लग गई, उनको भी नहीं बताया गया, पूछा भी नहीं गया। भाई वो आ रहे हैं तो उनको संसद में आने के बाद अचानक से सरप्राइज मिल रहा है कि भाई देश में तो इमरजेंसी लग गई। बोला है इमरजेंसी लगे, उनको पूछा ही नहीं। अरे भाई साहब, तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने हिसाब से लगा दी, प्रेसिडेंट को बोल के, किसी को कुछ नहीं पूछा। द कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन द प्रोक्लेमेशन ऑफ आफ्टर इट वॉज मेड, यानी कि भाई साहब जब प्रोक्लेमेशन हो गया उसके बाद में कैबिनेट को बताया गया कि भाई इमरजेंसी लग गई है। एज ए फेट कंपली द 44th Amendment Act of 1978 introduced this safeguard to eliminate any possibility of the Prime Minister alone taking a decision on this regard. तो 44th Amendment Act इसीलिए लाया गया ताकि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने पहले गलत तरीके से उपयोग कर लिया था इन प्रोविजंस को, दोबारा वो उनको उपयोग ऐसा ना कर सके, इस तरीके से गलत तरीके से इमरजेंसी ना लगा सके। उसको रोकने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट लाएगा, जिसमें बोला गया कि एक तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा रहे हैं, उसकी जगह आर्म्ड रिबेलियन लगा रहे हैं हम,
और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर खुद बोल के नहीं लगा सकती इमरजेंसी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस चाहिए, वो भी रिटर्न में चाहिए, रिटर्न में, कंसेंट, कंकरेंस। द 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 मेड द डिक्लेरेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इंदिरा गांधी ने ना सिर्फ इमरजेंसी लगाई भाई साहब, बल्कि अमेंडमेंट लेके आई 38 अमेंडमेंट एक्ट, और क्या बोला कि भाई साहब हमने नेशनल इमरजेंसी अगर लगा दी तो उस पर कोई जज, कोई कोर्ट कुछ भी वो नहीं करेगा, फैसला नहीं देगा कि ये सही थी गलत थी, कोई उस पर सोचेगा ही नहीं, जज वज कुछ, लगा दी तो लगा दी बस, मेरा वचन ही है शासन। वो नहीं थी क्या, वो बन गई थी माहिस्मती की इंदिरा गांधी, उस टाइप से बन गई थी। तो मतलब कोर्ट वोट कोई इस पर कुछ नहीं करेगा, ये अमेंडमेंट लाके हम संविधान में लिख रहे हैं। बट दिस प्रोविजन वॉज सब्सिक्वेंटली डिलेटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। लेकिन ये जो प्रोविजन था इसको भी 44th अमेंडमेंट एक्ट जो आया 1978 में उसने हटा दिया। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट भी इतना ज्यादा वो नहीं था, क्या बोलते हैं, बाहुबली नहीं था जितना आज है। आज तो सुप्रीम कोर्ट की मसल्स बहुत बहुत तगड़ी है। ऐसे कोई कानून लेके आओ एक बार सरकार कि भाई इमरजेंसी पे कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा, 2 मिनट में हटा के फेंक देगा। लेकिन उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट भी मानते थे, सरकार की मानते थे, चमचागिरी करते थे। इसमें इसमें सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बनता है ना भाई साहब, वो कैसे बनता है कि जो सीनियर जज होंगे ना, सीनियर जज होंगे उनको बनाया जाता है। लेकिन ये जो टॉप के 3 सीनियर जज थे या 4 सीनियर जज थे, इन्होंने इंदिरा गांधी की सुनी नहीं थी, मानी नहीं थी, उसके हिसाब से नहीं चले थे। तो उसने क्या किया, इनसे एकदम नीचे जो था, जो सीनियर नहीं था, उसको उठा के चीफ जस्टिस बना दिया, इन लोगों को ऐसे छोड़ दिया। समझ रहे हो तुम क्या क्या हो रहा था भाई साहब, क्या क्या हो रहा था, समझ रहे हो ना। तो आज नहीं होता ऐसा, आज सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे तुम कुछ लेके जाएगी ना सरकार कि भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल सकता, उठा के उसको फाड़ के फेंक देगा, बोले ये जो अमेंडमेंट है इसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ, और इसको हम निरस्त करते हैं, इनवैलिडेट करते हैं। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इस प्रोविजन को हटा दिया कि भाई साहब इमरजेंसी के डिक्लेरेशन पे कोई कोर्ट कुछ भी विचार नहीं करेगा, इसको उसने हटा दिया, बोले कोर्ट आराम से देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर इन मिनर्वा मिल केस 1980, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ मालाफाइड और दैट द डिक्लेरेशन वाज बेस्ड होली एक्सट्रानियस एंड इररिलेवेंट फैक्ट्स और इज ऑब्जर्व्ड और परवर्स। तो भाई फिर 1980 में एक मिनरवा मिल केस नाम का केस आया। कब आया, 1980 में। 75 में इमरजेंसी लगी, 80 में केस का निर्णय आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, जो इमरजेंसी का डिक्लेरेशन है ना, उस पर कोई भी सवाल उठाया जा सकता है अगर वो गलत तरीके से लगाई गई है, गलत इंटेंशन से लगाई गई है, खुद के हित के लिए लगाई गई है, देश के लिए नहीं लगाई गई है, और गलत है, एकदम बेकार है, बुरी तरीके से लगाई गई है, तो उस पर जो सवाल उठाया जा सकता है, चैलेंज की जा सकती है उसको कोर्ट में, और कोर्ट उस पर फैसला भी दे सकता है। ओके, तो ये हो गए भाई इमरजेंसी का आज इंट्रोडक्शन, और नेशनल इमरजेंसी का हमने पढ़ लिया कि कैसे लगाई जाती है, किन आधार पे लगाई जाती है। 44th अमेंडमेंट एक्ट हमने पढ़ा, उसके अलावा हमने पढ़ा कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया था जिस वजह से ये अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा, इमरजेंसी का उपयोग क्यों किया जाता है, इमरजेंसी की आवश्यकता क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है, अभी एक क्लास में मैं सल्टाऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नंबर 1 लिखा हुआ रहा ऊपर, उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो, उधर पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, वहाँ पे सारी सारी पॉलिटी की वीडियोस दी गई है। नीचे सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा देना, लाइक का बटन अवश्य दबा देना। इसी तरीके से आनंद लेते लेते पॉलिटी और ज्योग्राफी हम खत्म कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।